तो स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल के बारे में, यानी कि बंगाल का गवर्नर, इसके अलावा बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर, फिर भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद वाइसराय, इन सबों के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स यू नो स्टे ट्यून स्टडी आर्ट। आइए हमारे साथ और यहाँ पे एक एक करके इन सभी बातों को देखने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। सबसे पहले अगर हम बंगाल के गवर्नर का बात करें तो जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव दो टर्म में भारत आता है, एक 1757 से 1760 ईस्वी के बीच में और दूसरा 1765 से 1767 के बीच में। इसके शासनकाल में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया जाता है। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेश मामला कंपनी के अधीन होता है, जबकि भारत की शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में होती है। द्वैध शासन का मतलब यही होता है कि भाई साहब, पैसा तो हम वसूल करेंगे लेकिन शासन का संचालन तुम करेगा। विदेश के साथ, दूसरे राज्य के साथ, इसके अलावा जो कुछ भी हित का है, स्टेट हित के लिए वह बात हम करेंगे, लेकिन सेना का संचालन तुम्हारे माध्यम से हम करेंगे, नवाब के माध्यम से करेंगे। यही है क्या? तो यही है द्वैध शासन। यहाँ पे मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय रहता है, इलाहाबाद की संधि करता है 1765 ईस्वी में, अर्थात बक्सर की लड़ाई जब हार जाता है तो 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि होता है। इसके द्वारा यहाँ पे कंपनी के संरक्षण में ले लिया जाता है किसको? तो यह ले लिया जाता है शाह आलम द्वितीय को। और इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल जाता है। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ जाती है। होता कुछ यह है कि 1764 ईस्वी में तीन सेनानायक, एक तो बंगाल का शासक, दूसरा अवध का नवाब और तीसरा दिल्ली का बादशाह, तीनों मिलकर के लड़ाई करता है अंग्रेज के खिलाफ, लेकिन 1764 की बक्सर लड़ाई में हार जाता है। फलस्वरूप इलाहाबाद में दो संधियां होती है और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के माध्यम से यह जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय रहता है, उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कौन ले लेता है? ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेता है। वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो यहीं पे हम देखते हैं, जब यहाँ से जब द्वैध शासन की शुरुआत करता है तो यहीं पे इस बात का जिक्र किया गया है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दो उप दीवान का नियुक्ति करता है। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सीताब राय का यहाँ पे नियुक्ति किया जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखा हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। भारत का पहला मानचित्र 1767 ईस्वी में रेनेल ने बनाया था, इसीलिए बंगाल एतरस में इसे चित्रित किया गया और जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। रेनेल को याद रखिएगा, भारतीय भूगोल का पिता जेम्स रेनेल को कहा जाता है। अगला है जो बंगाल का अन्य गवर्नर हुए रॉबर्ट क्लाइव के अलावा, उनमें नाम है बरेलास्ट का, इसके अलावा कार्टियल का और वारेन हेस्टिंग्स का। यही वारेन हेस्टिंग्स 2 साल ही यहाँ पे गवर्नर के रूप में बंगाल का काम करता है। फिर 1773 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। आइए अब कंपनी के अधीन हम गवर्नर जनरल पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला नाम किसका है? वारेन हेस्टिंग्स का। देखते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया और इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल का नाम क्या रहता है? वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कालखंड रहता है 1774 से लेके 1785, यानी कि 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट आता है उसके समय भी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग्स से ही रहता है। याद रखिएगा, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आता है और अपनी कार्यकुशलता के कारण यह सबसे पहले कासिम बाजार का अध्यक्ष बनता है, बंगाल का गवर्नर बनता है। इसके अलावा यह बाद में कंपनी का गवर्नर जनरल भी यह बन जाता है।
तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स का कालखंड देखते हैं। जब यह कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है तो सबसे पहला काम करता है, इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लेके चला गया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना किया। फौजदारी अदालतों में सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होता था, नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था, दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में होता था, जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी यहाँ पे नियुक्त किया गया था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। याद रखिएगा यहाँ पे जो है हमारे पास प्रत्येक जिला में क्या किया गया था, तो एक दीवानी और फौजदारी अदालतों का स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पे किया था। तो याद रखिएगा, दीवानी में शादी विवाह तलाक से संबंधित मामला आता था, फौजदारी में जो लड़ाई यानी कि क्रिमिनल केस जो होता है उससे संबंधित चीज को लाया जाता था। अगला है, कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही किया गया। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगों की सहायता से न्याय करने का काम किया जाता था। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से यहाँ पे निर्णय किया जाता था। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेज दिए जाते थे। इसके अलावा देखिएगा कि दीवानी मुकदमों में जातीय कानून लागू होता था, अर्थात हिंदू के लिए हिंदू कानून, मुसलमान के लिए मुसलमान कानून होता था। लेकिन जब मामला फौजदारी मुकदमे की बात आता है तो वहाँ पे मुस्लिम कानून को ही वरीयता दिया जाता था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो दीवानी मुकदमे में जातीय कानून का यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता था। ठीक, आइए अगला पॉइंट है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित ही, कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही यहाँ पे 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देता है और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था दे दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों यानी कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को यहाँ पे पद से क्या करता है, हटा दिया जाता है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति की लागू किया करता है, जिसको हम इजारेदारी प्रथा कहता है। तो ये जो नया भूमि का राजस्व इकट्ठा करने की जो व्यवस्था है वारेन हेस्टिंग्स करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूली करना था। इसकी मुख्य 2 विशेषताएं थी। अब ये 2 विशेषता क्या क्या थी इजारेदारी व्यवस्था का, तो देखिए, पहला जो इसका व्यवस्था था कि इसमें 5 वर्ष ठेके का बात किया गया था और इसके अंतर्गत दूसरा व्यवस्था यह था कि उच्चतम बोली लगाने वाले को ही राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया था। तो जो इजारे जारी व्यवस्था था वह केवल 5 वर्षों के लिए भू राजस्व वसूल करने का एक पट्टे ठीके पर देने की व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स करता है। क्लियर हो गया। वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका क्या करता है, संरक्षक नियुक्त कर देता है। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। वही मोहम्मद रजा खां जो कि बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था, फिर बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने उसको हटा देता है। अगला 1776 ईस्वी में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से हुआ है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज किसका अनुवाद है अंग्रेजी में, तो यह मनु स्मृति का है। फिर विलियम विल्किंसन ने 1785 ईस्वी में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन करता है, विलियम विल्किंसन करता है। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक का, यह कालिदास द्वारा लिखित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके समय में किया जाता है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही किया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1781 ईस्वी में फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन यानी कि शिक्षा के लिए, जिसे प्राच्य शिक्षा कहते हैं, अंग्रेजी का शिक्षा कहते हैं, इसके लिए
कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया गया और इसके पश्चात 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के सहयोग से ही जो उसका मित्र रहता है सर विलियम जोन्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के अध्ययन करने हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इन्होंने स्थापना करता है। कौन कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स और उसका मित्र सर विलियम जोन्स की सहायता से क्या किया जाता है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया जाता है, जिसका मेन पर्पज रहता है कि शिक्षा और संस्कृति साथ ही इतिहास को जानने की कोशिश किया जाए। 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनानाथ डंकन ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो संस्कृत कॉलेज का स्थापना बनारस में होता है, जोनानाथ डंकल जी करते हैं। काम क्या रहता है? तो हिंदू कानून एवं दर्शन का अध्ययन करने के लिए। तो मनुस्मृति क्या है? हिंदू कानून ही एक प्रकार का है। अगला है पॉइंट, 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें मुगल बादशाह यानी कि वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को क्या करता है? बंद करवा देता है। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया और इसकी प्रकाशन किसने किया है? जेम्स ऑगस्ट हिक्की साहब ने किया है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया है और इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था, लेकिन कलकत्ता के बाहर के मुकदमा भी यह सुन सकता था। शर्त एक था कि अगर दोनों पक्ष जो है मुकदमा को सुनवाने के लिए राजी हो जाता है तो कलकत्ता उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में उस मुकदमा को सुनाया जा सकता था। याद रखना है कि कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जा सकता है जब दोनों पक्ष यहाँ पे सहमति प्रदान कर दे। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था, तो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे इंग्लिश कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट था इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे था। इसके अलावा एलिजा इम्पे को 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ता है। इसका कारण क्या रहता है? तो कारण यह रहता है इस समय कि हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा देते हैं। यही इसका मेन कारण रहता है। तो यहाँ पे एलिजा इम्पे क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश है और चेम्बर्स और हाइड याद रखिएगा दो जो है अन्य न्यायाधीश यहाँ पे और रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट बना के लिखा हुआ है, स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या से उत्पन्न भिन्नता को खत्म करने के लिए एवं समरूपता लाने के लिए 1775 ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंप दिया गया और N.B. हॉलहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार कर ली गई। तो यह जो नोट बना के लिखा गया है इसमें क्या किया गया है? तो जो कानून में डिफरेंसेस था उसमें समरूपता लाने के लिए क्या किया गया? तो 1775 में इसका 11 पंडितों का एक वो किया गया, एक जगह एकत्रित करवा करके सारे कानूनों को संकलन करवाने का काम किया गया, कोडिफिकेशन करवाने का काम किया गया और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है किसने किया है? N.B. हॉलहेड ने इसका संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया है। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानून की भी संहिता तैयार कर ली गई। यह भी बात याद रखिएगा, पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स के समय में अगर हम देखें बात तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में होता है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि के माध्यम से कंप्लीट होता है एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। अगला है वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पीट्स इंडिया एक्ट 1784 इसी के कालखंड में पारित होता है। अगला पॉइंट, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। तो
क्या है, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके समय में किया जाता है, तो किया जाता है वारेन हेस्टिंग्स के समय में। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके समय में होता है, तो यह होता है वारेन हेस्टिंग्स के समय में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। अगला पॉइंट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। इस दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को ही हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के तहत भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और ये किसका होता था, ब्रिटिश सरकार का। और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यह किसका होता था, कंपनी का। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तो इस दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को ही हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1772 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया। इसी के समय में हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति किया गया, और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का बेटा राज बल्लभ था। याद रखिएगा, दुर्लभ राय कहाँ का था, तो यह उड़ीसा का था। इस बात को याद रखिएगा। पहले तो एक ही बंगाल का हिस्सा था, लेकिन यह उड़ीसा का था। अब जो है उड़ीसा वहां का था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचता है, तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासक सही ढंग से नहीं चलाने के लिए उस पर आरोप लगाता है, और इस आरोप के आधार पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग मुकदमा उस पर चलाया जाता है। यह मुकदमा 1788 ईस्वी में शुरू होता है और 7 वर्ष तक चला है। अंततः 24 अप्रैल 1795 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहें तो उच्च सदन, क्या होता है, उच्च सदन, जिसमें कि केवल और केवल इंग्लैंड के जो बड़े बड़े भूमिपति होते हैं, जमींदार होते हैं, वही इसका सदस्य होता है। 100 लोगों की संख्या वहां पे रहती है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वारेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से क्या किया गया, इसे मुक्त किया गया। और मुक्त करने के बाद इतना ही नहीं, उसे इंग्लैंड के जो तलवार होते हैं वह कह के उसे सम्मानित किया गया है। यानी कि हम देखें अगला पॉइंट, तो 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया जाता है, और एक नवीन अधिकारी जिसका कि नाम होता है मुख्य सारिस्तादार। मुख्य सारिस्तादार जो कि एक अधिकारी होता है जो कि आपका लगान एकत्रित करने का काम करता है, ठीक ना। तो मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई। इसका कार्य सभी कानूनों के कागजातों की देखभाल करना, और इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति का नाम क्या है, जेम्स ग्रांट है। तो मुख्य सरिस्तादार क्या है बाबू, एक लगान परिषद है जिसका कि पुनर्गठन किया गया। अगला पॉइंट है सुरक्षा प्रकोष्ठ, जिसे कि रिंग फेंस पॉलिसी कहा जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी किसने शुरू किया है, वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू करने का काम किया है। अगला गवर्नर जनरल है सर जॉन मैकफर्सन, यानी कि 1785 से 1786 टेम्पररी रूप में केवल 1 साल के लिए इसे नियुक्त किया जाता है, अर्थात इसे अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। बहुत कुछ इसके समय में हमको नहीं याद करना है, क्योंकि यह टेम्पररी होता है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का कालखंड आता है, जो कि 2 टर्म में भारत में आते हैं। एक कालखंड रहता है 1786 से 1793 का, और दूसरा 1805 ईस्वी में पुनः भारत आते हैं। इसके समय में जो कार्य किया गया है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो शिद्दत से बने रहिए और जो भी पॉइंट है उसको नोट डाउन करते रहिएगा। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार
कलेक्टर के हाथों में आ जाता है। आज के समय में जो हम देखते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जो आप यूपीएससी पास करने के बाद आप बन पाते हैं, अर्थात बीपीएससी पास करके भी बन जाता है लोग, कई लोग होते हैं जो कम उम्र में आपके एसडीएम से जिनकी नियुक्ति होती है वो बन जाते हैं। तो इसके समय में समस्त जिला का अधिकार किसके हाथों में आ जाता है? जिला कलेक्टर के हाथों में। और यह जो कलेक्टर होता है आज के समय में देखें तो टैक्स कलेक्शन करने का काम करता है, यानी कि यही होता है कलेक्टर। अब तो सारा अधिकार इसके हाथों में है फिलहाल। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर देता है। ध्यान से समझिएगा, जो भारतीय न्यायाधीश से युक्त न्यायालय है, यानी कि जिला फौजदारी अदालतों को यह समाप्त कर देता है और उसके स्थान पर 4 मोबाइल कोर्ट, जिसे भ्रमण करने वाला अदालत कहते हैं, जहां पे कि 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त करने का काम करता है। कौन? तो यही कॉर्नवालिस करता है। 1792 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दारोगा प्रणाली की शुरुआत की। आज जो थाना में दारोगा देखते हैं उसकी प्रणाली किसने किया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रणाली की शुरुआत की है। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाता है, जो कि शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित होते हैं। आज जो हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो शक्ति का पृथकीकरण है, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग रूप से काम करेगा, यानी कि पावर ऑफ सेपरेशन का बात किसके समय में किया गया है? तो यह कॉर्नवालिस के समय में किया गया है। 1793 में एक रेगुलेशन पास करता है और 1793 में रेगुलेशन के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से हटा दिया जाता है और केवल संग्राहक यानी कि टैक्स कलेक्शन का काम उसे दिया जाता है। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को भी यहाँ पे इस अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। जो गांव घर में लठैत रखते थे, यानी अपने आप को पुलिस का भी बड़ा ओहदा वाला व्यक्ति समझते थे, अब वो सिस्टम तो खत्म हो गया, अब लोकतंत्र आ गया है। तो पहले जमींदार लोग जो था वह उससे पुलिस का अधिकार अंग्रेजों ने दे रखा था, फलता वह लठैत रखा करते थे। अगला पॉइंट है, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया गया। आज हम देखते हैं कि वही सिस्टम जो एसआई होता है उसके नीचे एएसआई होता है, उसके नीचे पुलिस होता है, हवलदार होता है, चौकीदार होता है, यह सभी जो एक सिस्टम हमारा बना हुआ है। फिर इसके ऊपर देखे हैं तो इंस्पेक्टर होता है, फिर डीवाईएसपी होता है। इस तरह जो हमारा एक बना हुआ है वह हमारा काम करता है। इसके अलावा भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार और प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। किसके समय? कॉर्नवालिस के समय। कब? यह 1793 के आसपास की घटना है। इसने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति को लागू करता है और इस अस्थाई बंदोबस्त पद्धति का बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का बात करें तो इसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% हिस्सा किसको देना होता था? कंपनी को, और 10% अपने पास रखना होता था जो यह टैक्स कलेक्शन करता है उसके मजदूरी के रूप में। तो याद रखिएगा, यानी कि कुल 11 भाग में से 10/11 भाग बराबर 90% यह किसके पास जाता था? जमीन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और 10% यानी कि 1/11 भाग जो है यह किसके पास जाता था? यह जमींदार के पास जाता था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त की योजना कौन लागू करता है? सर जॉन शोर ने लगाया, जबकि लागू करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है। कई क्षेत्र में जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिला में लागू किया जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, 90%, 10%, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके अलावा मद्रास के जिला, सभी फैक्ट को आपने याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। इससे जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए
यहाँ पे स्वतंत्र था और इससे नियत तिथि पर अगर राजस्व का भुगतान नहीं किया जाता था तो जमींदारों को जो उनकी जमींदारी से हक होता था उसे हटा दिया जाता था। तो यही था अस्थाई बंदोबस्त। इसे आप याद रखिएगा। सर जॉर्ज सोर्न ने इस योजना को बनाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू कर दिया था। इसके अलावा भू राजस्व वसूलने के दो अन्य व्यवस्थाएं थी। एक को बोलते हैं रैयतबारी और दूसरे को बोलते हैं महलबारी। रैयतबारी का अगर हम बात करें तो इसमें रैयत बराबर किसान, यानी कि किसानों के साथ सीधा सीधा यहाँ पे एग्रीमेंट किया जाता था। महलबारी मतलब ग्राम का मुखिया, ग्राम का जो मुखिया होता था उसके साथ यह भूमि व्यवस्था को लागू किया जाता था। तो ओवरऑल देखें तो अस्थाई बंदोबस्त जो होता था यह 19% भाग पे लागू था। रैयतबारी व्यवस्था यह 51% भाग पे लागू था और बाकी के जो बच गए 30% भाग, इस पर क्या था, महलबारी व्यवस्था लागू किया गया था। तो इन सबों से क्वेश्चन बनता है, आप इसे एक बार याद रखिएगा, दोबारा इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत क्लियर क्लिस्टर हो जाएगा। आइए अगर हम रैयतबारी व्यवस्था का बात करें तो इसके संबंध में कई सारे फैक्ट दिए हुए हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, रैयतबारी का मतलब होता है किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किया गया कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ गए? रैयत का मतलब ही होता है किसान, ठीक। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर इसे लागू किया गया। 1792 में रैयतबारी व्यवस्था बारामहल जिले के पहली बार यहाँ पे कौन लागू करता है? बारामहल जिला में पहली बार कर्नल रीड ने यहाँ पे लागू करता है। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू किया जाता है और बाद में इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए थॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया जाता है। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दिया जाता है और 1858 ईस्वी तक यह व्यवस्था पूरे दक्कन एवं अन्य क्षेत्र में लागू कर दिए जाते हैं। यानी कि रैयतबारी व्यवस्था कहें तो दक्षिण भारत के जो आपके दक्कन के रीजन और उसके आसपास का इलाका है वहां पे यह व्यवस्था लागू होता है। कर्नल रीड ने पहली बार इसे लागू करता है। 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था को लाया जाता है और रैयतबारी व्यवस्था पहली मर्तबा बारामहल जिले में लागू किया जाता है। सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, इन सबों से क्वेश्चन बनता है। अब इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी, मेन फीचर्स क्या है, इसके देखते हैं। सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, भूमि का वास्तविक जो स्वामित्व होगा वह किसान को दिया गया, जिस भूमि का विक्रय कर सकते हैं एवं गिरवी भी रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त कर ली जाएगी। चौथा पॉइंट, लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद इसका पुनर्समीक्षा किया जाएगा और कितना इस व्यवस्था से लाभ या नुकसान हुआ उसकी देखरेख किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 या यूं कहें तो 50% देना होता था, जो कि यह धन के रूप में होता था। तो आप इसे जमीन को गिरवी रख लीजिए या फिर इसे बेच दीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन आपको 50% टैक्स के रूप में देना होगा। यह था रैयतबारी व्यवस्था जो कि सीधा किसानों के साथ किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा है हमारा महलबारी व्यवस्था। तो महल का मतलब ही होता है गांव का मुखिया, यानी कि महल सबसे तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। यानी कि इस पद्धति में सरकार राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं करता था, बल्कि गांव या जागीर के जो मुखिया या जिसे लंबरदार कहते हैं, इसको राजस्व वसूली का आधार बनाया गया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई और यह व्यवस्था गंगा घाटी के आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में इसे लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था के जो जन्मदाता है वह हॉल्ट मैकेंजी है, इसे याद रखिएगा। कर्नल रीड रैयतबारी व्यवस्था से संबंधित है, सर जॉन सोर अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है, जबकि हॉल्ट मैकेंजी महलबारी व्यवस्था से संबंधित है। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ट तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आ गया। यानी कि किसका बात कर रहा है, महलबारी व्यवस्था का बात कर रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन, यह भी किससे संबंधित है, यह भी संबंधित है आपके महलबारी व्यवस्था से। तो हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, जेम्स टॉमसन इज रिलेटेड टू महलबारी व्यवस्था।
इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा बाद में यहाँ पे जो उत्पादन का भाग है यानी कि 50% कर के रूप में लिया जाने लगा। पहले कितना लिया जाता था, तो पहले 1/3 यानी कि 75 पर 2/3 सॉरी, पहले कितना लिया जाता था, 75% टैक्स लिया जाता था, लेकिन बाद में घटा करके कितना कर दिया गया, 50% टैक्स किया गया। तो महलबारी व्यवस्था पंजाब वाले रीजन में लागू किया गया था, पूरा पंजाब में था। रैयतबारी व्यवस्था दक्कन और उसके नीचे आसपास के इलाके में किया गया था, जबकि अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, मद्रास और उत्तर प्रदेश के भागों में इसे लागू किया गया था। भू राजस्व संग्रह करने की विधियां, यानी कि सबसे पहले हम देखें तो यह जो जमींदारी था यह 19% भाग पे लागू था, अस्थाई जमींदारी जिसको कहते हैं। रैयतबारी 51% भाग पर, महलबारी 30% भाग पर। यहाँ पे जो जमींदार है यह टैक्स वसूलने का काम करता था। रैयतबारी में डायरेक्ट यहाँ पे हो जाता था या कि किसानों से कॉन्टैक्ट था, और महलबारी में मुखिया या लंबरदार जिसको कहते हैं, गांव का मुखिया लंबरदार, वह टैक्स कलेक्शन करता था। यहाँ पे जो योजना बनाया था वह सर जॉन सोर एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे योजना बनाया था। ये जो है आपका रैयतबारी व्यवस्था, यह कर्नल रीड और टॉमस मुनरो जो है यह मिल के दोनों ने बनाया था योजना को। और यहाँ पे महलबारी व्यवस्था का बात करें तो हॉल्ट मैकेर्जी इज रिलेटेड टू महलबारी व्यवस्था। अगर हम यहाँ पे बात करें जमींदारी व्यवस्था में, तो यहाँ पे जो है कितने प्रतिशत टैक्स लिया जाता था, 90%। यह कौन लेता था, ईस्ट इंडिया कंपनी लेता था, और 10% जो है यह जमींदार लेता था। रैयतबारी व्यवस्था का बात करें तो यह 50% टैक्स किसानों से लिया जाता था। महलबारी व्यवस्था में पहले 75%, बाद में इसे घटा करके कितना किया गया, 50% टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक, अगर इसका क्षेत्र देखें अस्थाई बंदोबस्त का, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मद्रास के जिला। रैयतबारी व्यवस्था का देखें तो आपका दक्कन वाला रीजन हो गया। महलबारी वाला देखें तो संपूर्ण पंजाब का रीजन इसके अंतर्गत कंसीडर हम कर सकते हैं। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक या सिविल सर्विसेज का, सिविल सेवा का जनक माना जाता है। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा गवर्नर जनरल है सर जॉन सोर, जिसका कि कालखंड 1793 से 1798 तक रहता है, यानी कि यह भी 5 वर्ष के लिए यहाँ पे भारत में आता है। और इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, अर्थात हम आपके क्षेत्र में हस्तक्षेप, इंटरवीन करने का काम नहीं करेंगे। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित किया गया। तो अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया, सर जॉन सोर, इसके लिए इसे जाना जाता है। और अगर कोई बच्चा को मारता है, बच्चियों को मारता है, तो समान अपराध की श्रेणी मानते हुए उसे उसी का सजा मिलेगा जो एक जनरल आदमी को हत्या के आरोप में सजा दिया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा लॉर्ड बेलेजली, BBI, बहुत इंपोर्टेंट, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसका कालखंड का बात करें तो यह कुल 7 वर्षों के लिए आता है भारत, 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में। सबसे पहले देखें, इसमें सहायक संधि पद्धति की शुरुआत करता है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग करने से पहले बेलेजली, मतलब भारत में यह सहायक संधि लाता है, लेकिन इससे पहले हम देखें तो जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, उन्होंने यहाँ पे क्या लाया था, सहायक संधि लाया था। उसी बात को लिखा है कि इसने सहायक संधि पद्धति की शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाला राज्य है जैसे कि हैदराबाद, इसके बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बरार एवं भोसले, इसके अलावा सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, इसके अलावा मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। इसे क्रम में याद रखिएगा, नोट करने वाला बात है। क्वेश्चन पूछेगा कि सहायक संधि सबसे पहले करने वाला राज्य कौन है। हैदराबाद कब किया था, 1798 में। उसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 99 में, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर 1818 में, जयपुर 1818, मच्छेरी 1818, बूंदी 1818
और भरतपुर 1818। ये वो सभी देसी राज्य हैं जो कि अंग्रेजों के साथ सहायक संधि को अपना लिया था। अब देखिए नोट बना के पॉइंट लिखा है कि इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, यह PYQ का क्वेश्चन है। तो इंदौर का जो होलकर है कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं करता है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम बात करें, टीपू सुल्तान चौथे आंग्र मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दरमियान मारा जाता है और ये बेलेजली के काल में होता है। इसके शासनकाल के दौरान ही 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्याओं की तरह ही अपराध मानते हुए यहाँ पे दंड का प्रावधान किया गया था। तो यह सभी जो कालखंड है यह लॉर्ड बेलेजली का है और इसके अंतर्गत जो है कार्य उसका हम व्याख्या कर रहे हैं। तो लॉर्ड बेलेजली भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल में से एक हैं जो कि यहाँ पे कई सारे काम करते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट का होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बात करें। अगला पॉइंट है हमारा बेलेजली से संबंधित। इसी ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में सिविल सेवा में भर्ती के लिए चुने गए युवक को प्रशिक्षण करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है जो 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारतीय भाषा की शिक्षा देने के लिए चलता रहता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन करता है? लॉर्ड बेलेजली करता है। क्यों करता है? तो सिविल सर्विसेज वाले जो व्यक्ति होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उसको यहाँ पे भारत की संस्कृति के बारे में शिक्षा देना होता है, भारतीय भाषा के बारे में शिक्षा देना होता है। और यह कॉलेज कब तक चला है? 1854 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कॉलेज चला है, अर्थात यह कलकत्ता में इसकी स्थापना किया है। अगला पॉइंट है 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया और यहाँ क्या होता है, नवयुवक प्रशासकीय अधिकारी को 2 वर्ष का ट्रेनिंग दिया जाता था। यही ट्रेनिंग यहाँ की भारत की संस्कृति, भारत का शिक्षा, प्रशासनिक दक्षता किस प्रकार मजबूत किया जाए इसके बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था। अगला है हमारा पॉइंट, यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। कौन? लॉर्ड बेलेजली बंगाल का शेर कहता था स्वयं को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कालकाल शुरू होता है, परंतु शीघ्र ही यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, बेलेजली के बाद पुनः एक बार कॉर्नवालिस आता है, लेकिन यहाँ पे विशेष कुछ करता नहीं है और यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला गवर्नर जनरल है हमारा सर जॉर्ज बार्ले। यह जो बार्ले होता है 1805 से 7 यानी कि 2 वर्ष के लिए भारत आता है और 1806 ईस्वी में इसी के समय वेल्लोर में सिपाही विद्रोह होता है। याद रखिएगा, तो वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है 1806 ईस्वी में, जो कि 1857 ईस्वी की घटना में प्रेरणा के यह काम करता है, तो याद रखिएगा सर जॉर्ज बार्लो के कालखंड में हुआ था। अगला है हमारा लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो कि 1807 से 1813 यानी कि यह 6 वर्षों के लिए भारत में आता है और इसी के काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में क्या होता है, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि और इसकी मध्यस्थता कौन करता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ करता है, यानी कि इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 भी पारित हुआ है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? चार्ल्स मैटकॉफ। यही मैटकॉफ के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल लॉर्ड मिंटो के प्रथम में अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह के साथ होता है, मध्यस्थता मैटकॉफ करता है, बात को याद रखना है। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका कालखंड 1813 से 1823 रहता है, यानी कि इसी के समय में आंग्र नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 16 के बीच में होता है। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना होता है। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्र नेपाल युद्ध का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया जाता है और पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में बासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां रहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिंडारियों के नेता का दमन किसके कालखंड में होता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में होता है। इसके नेता का नाम क्या होता है? वासिल मोहम्मद,
चीतू एवं करीम खां, ये सभी क्या थे, पिंडारियों के नेता थे। इसने मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर देता है। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया जाता है। तो प्रेस पर जो सेंसरशिप लगाया जाता है उसको खत्म कर दिया जाता है। इसी के समय में 1822 ईस्वी में टेनेसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम को पारित किया जाता है। ठीक, अगला हम देखते हैं, अगला गवर्नर जनरल है हमारा लॉर्ड एमहर्स्ट। इसका कालखंड 1823 से 1828 के बीच में रहता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में लड़ा जाता है और 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडूब की संधि होता है। तो यानडूब की संधि किसके बीच में? अंग्रेज और बर्मा के बीच में, यानी कि आज का जो म्यांमार है इसके बीच में होता है। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी के समय में देखने को मिलता है। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडूब की संधि होती है, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और बैरकपुर का जो सैनिक विद्रोह है वह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय देखने को मिलता है। अगला है VVI, बेहद इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, कालखंड 28 से लेकर 35 तक कुल 7 वर्षों के लिए भारत आता है। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने और कान में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर देता है। तो आज के समय में भी हम देखते हैं कि माथे पर हम ठोप लगाते हैं, हिंदू हैं, फिर कान में हम बाली लगाते हैं, जैसे बाबा गोरखनाथ को देख लीजिए, योगी बाबा को देख लीजिए, कान में बाली पहनते हैं। तो ये हमारे सांस्कृतिक एक धरोहर है, सांस्कृतिक पहचान के रूप में हम इसको यूज करते हैं। इसी को लेकर के यहाँ पे जब अंग्रेज ने यहाँ पे मना करता है तो विद्रोह हो जाता है। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है। क्वेश्चन कहेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन कहेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा इस पॉइंट को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा समाप्त कर दिया। बेंटिक के इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवा के सती होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और अगर कोई इस प्रकार का कार्य करवाता है तो उसको भी सजा का प्रावधान किया गया। इससे पहले अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अगला पॉइंट है बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया और ठग लोग जो हैं यह देवी काली की आराधना करते थे, देवी काली की यह उपासक थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कर्नल सलीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया गया। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हम देखते हैं कि कुछ और घटना होता है और ये बेहद इंपॉर्टेंट का है, इसे पॉइंट बना के नोट रखना है। अर्थात इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना लिया गया और मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन, जिसे कि हम विधि आयोग कहते हैं, यहाँ पे कानूनों का कोडिफिकेशन करने का काम किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पे बात किया जाता है, लॉ कमीशन को यहाँ पे गठन किया जाता है और कानूनों का कोडिफिकेशन करने का काम किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ मैकाले। याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। तो भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ है 1835 से मान सकते हैं, मैकाले के समय से हम मान सकते हैं। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया है। तो बेंटिक ने हड़पने का काम किसको किसको किया है? मैसूर एवं कुर्ग एवं मध्य कचेर को। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया और इसी के समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन होता था। सदर अमीन ये जो है काफी बड़ा पद होता है, अर्थात उस समय इसे 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलती थी।
तो बंटी के समय में सदर अमीन तक के पद पर यहाँ पे भारतीयों को नियुक्त किया गया और जिसकी तनख्वाह 700 रुपया होती थी। इसी के समय में 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग, जन्म स्थान के आधार पर हम किसी को कंपनी सेवा से नहीं रोक सकते हैं। अर्थात इन आधारों पे धर्म हो गया, जाति हो गया, जन्म हो गया, मूल स्थान हो गया, इन सब आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अर्थात यह जो है कंपनी सेवा के लिए हम उसे प्रवेश के लिए मान्य करेंगे। धर्म, जाति, रंग और जन्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। इसी के समय में यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा गया। तो शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाने का काम किसके समय में किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में भी किया गया। अगला है हमारा चार्ल्स मैडकॉफ। देखिएगा, इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। इसका कालखंड 1835 से 36 के बीच में रहता है। ठीक इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला है हमारा लॉर्ड ऑकलैंड। इसका अगर बात करें तो इसने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश करता है, जो कि ब्रिटिश समर्थक था। शाह शुजा क्या है? ब्रिटिश समर्थक था और शाह शुजा की मदद से यह जो अफगान दोस्त है यानी कि दोस्त खान है, इसको हटाने का काम करता है। यह प्रयास प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध का कारण बनता है और इसके तरह हम देखें तो ब्रिटिश के लिए यहाँ पे विफलता साबित हो जाता है। शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद खान ने हरा देता है। तो यही है, दोस्त मोहम्मद खान शाह शुजा को पीट पीट के हरा देता है और अंग्रेज यहाँ पे असफल साबित होते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया है कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। और धार्मिक निधियों पर भी सरकारी नियंत्रण खत्म करने का काम किया है कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। यानी कि जो धार्मिक पर सरकारी नियंत्रण था उसको हटाने का काम किया है। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया है। अर्थात ये धर्म के मामला में उदार होते नजर आ रहा है लॉर्ड ऑकलैंड। 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया गया। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है, जबकि 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाता है। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान कर दी है। अब ब्रिटिश संसद में हम देखते हैं कि भारतीय व्यक्ति को डॉक्टरी की उपाधि लेने के लिए बाहर जाने का आदेश दे देता है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में इसका कालखंड यानी कि 6 वर्ष का होता है। 1836 से 1842 के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो यह था लॉर्ड ऑकलैंड। इसके समय में याद रखिएगा कि दोस्त मोहम्मद खान जीतता है और शाह शुजा हार जाता है। ब्रिटेन को काफ़ी हार का सामना करना पड़ता है। धार्मिक निधियों पर से प्रतिबंध हटा दिया जाता है। कलकत्ता से दिल्ली तक के ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण यानी कि मरम्मत करवाया जाता है और विद्यार्थियों को डॉक्टर की उपाधि लेने के लिए विदेश जाने हेतु ब्रिटिश संसद से यहाँ पे जो है अनुमति मिल जाता है। अगला है हमारा लॉर्ड एलनबरो। इसका कालखंड 2 वर्ष के लिए होता है, 1842 से 1844। इसके समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो जाता है। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ था। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोट एंड कोट करके इसे याद रखिएगा। तो सिंध विजय के विषय में चार्ल्स नेपियर का क्या कथन है? वह अफगानी तूफान का पूंछ है। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के समय में ही होता है। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया है। याद रखिएगा। तो दास प्रथा का उन्मूलन किस समय किया गया? 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के माध्यम से लॉर्ड एलनबरो के कालखंड में। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में होती है लॉर्ड एलनबरो के कालखंड के समय से। अगला है हमारा लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका कालखंड 1844 से 1848 यानी कि 4 वर्षों के लिए होता है। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के दरमियान लड़ा जाता है। इसमें अंग्रेज विजय होते हैं और अंतिम रूप से हम देखें
आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से 2 आंग्ल सिख युद्ध होता है और अंतिम रूप से राजा दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है और रानी जिंदा को शेर यहाँ पे भेज दिया जाता है और पेंशन पे ये दोनों जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इसके काल में क्या होता है, पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 के दरमियान और अंग्रेज यहाँ पे विजय होते हैं। नरबरी प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है लॉर्ड हॉर्डिंग के कालखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लॉर्ड डलहौजी एक लंबा कालखंड 48 से लेके 56 यहाँ यानी कि 8 वर्षों का यह जो कालखंड है बहुत सारा हमारे भारत के लिए काम किया है और हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे भरपूर पूछा जाता है। पहला काम, द्वितीय आंग्ल सिख, अभी हमने जस्ट बात किया 48 से लेकर 49 के बीच में होता है। पंजाब का ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विलय कर लिया जाता है 29 मार्च 1849 ईस्वी को। जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर हीरा होता है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। जब सिख राज को इसमें विलय कर लिया जाता है तो वहाँ के जो कोहिनूर हीरा होता है वह किसको भेज दिया जाता है, वहाँ की रानी, ब्रिटेन की रानी महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कुल 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध जो है रामनगर का युद्ध 16 अक्टूबर 1848 ईस्वी में लड़ा गया जो कि अनिर्णित रहा। दूसरा युद्ध जो है चिलियाबाला के युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी में लड़ा गया, यह भी अनिर्णित रहा, कोई डिसीजन नहीं हुआ। तीसरा जो युद्ध है यह गुजरात के चिनाब नदी के तट पर लड़ा गया और यहाँ पे 12 मार्च 1849 ईस्वी को यहाँ पे अंग्रेज जीत लेता है और सिख राज बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद हम देखते हैं इसको सिख राज को ब्रिटेन में मिला लिया जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि महारानी जिंदा जो होती है उसको शेखपुरा भेज दिया जाता है और राजा दलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पे वार्षिक पेंशन की व्यवस्था कर दिया जाता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेज राज में मिला लिया जाता है। याद रखिएगा, डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर भी अधिकार कर लेता है। तो याद रखिएगा सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से भारत का एक अभिन्न अंग बना। पहले यह नेपाल का पार्ट था, फिर देखें कि यह स्वतंत्र रूप में काम करने लगा और 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से यह हमारे भारत का अब अंग है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का मिसबिहेव का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर भी क्या करता है, अधिकार करने का काम करता है, अर्थात सिक्किम को भी अपने में मिलाने का काम करता है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इनाम कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है जो कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिएगा 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना किया जाता है, डलहौजी के कालखंड में होता है और इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उसका भूमि छीनना होता है। अर्थात वैसा व्यक्ति जो भूमि का टैक्स नहीं देते हैं उसका चिन्हित करना है और इनाम कमीशन के माध्यम से पहचान करके उस व्यक्ति का जमीन ले लेना होता है। डलहौजी का शासनकाल उसके डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यानी कि व्यपगत के सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। अर्थात इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य जो है वह कई सारे राज्य हैं, इसको याद रखिएगा। सबसे पहला राज्य होता है सतारा, पूछा हुआ क्वेश्चन है 1848। दूसरा है जैतपुर, बुंदेलखंड का एक क्षेत्र होता है, और संभलपुर जो कि उड़ीसा का क्षेत्र होता है 1849 ईस्वी में। बंघाट जो कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र रहता है 1850 में। उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है 1852 में, और झांसी 1853 में इसको मिला लिया जाता है। साथ ही नागपुर को 1854 ईस्वी में यहाँ पे कुपर ये जो है अपने क्षेत्र में विलय कर लिया जाता है। फिर 1856 में अवध को कुप्रशासन के आरोप लगा करके उसको भी अपने में व्यपगत कर लिया जाता है, यानी कि मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार देखें लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है उसके अंतर्गत जो मिलाए गए राज्य हैं वह है सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बंघाट, इसके बाद उदयपुर, झांसी और नागपुर, और अंत में हम देखें अवध, यानी कि कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में इसे भी मिला लिया जाता है। और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह रहता है। वही वाजिद अली शाह जो कि अवध का नवाब, यानी कि जब राज्य में आक्रमण हो रहा है और अपने जो उसके सिपाह सलार हैं यानी कि जो उसके सलाहकार हैं, जो उसके दरबान है, उसको कहता है रे
कहता है हुजूर भागो, तो कहता अरे हम भागेंगे तो हमारा पैर में पहले चप्पल पहनाएगा, जूता पहनाएगा, तब ना हम भागेंगे। ऐसे होते थे वाजिद अली शाह जो कि अवध के नवाब होते थे। यह किसके कालखंड का बात है? यह बात है बाबू आपका लॉर्ड डलहौजी के कालखंड में। और 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जो है व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत कुप्रशासन का आरोप लगाकर यहाँ पे अवध को अपने में मिला लेता है। 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक कौन रहता है? सादत खां रहता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से लेकर के मेरठ हस्तांतरित कर देता है और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित करता है। वही उत्तराखंड वाला इलाका जो कि हम देखते हैं कि शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी किसकी हुआ करती थी? अंग्रेजों की हुआ करती थी। इसके अलावा शिक्षा संबंधित सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच को लागू करता है और इसके अनुसार जिलों में एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोलता है। प्रमुख नगरों और सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी यानी कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति किया गया। यह बात याद रखिएगा, ये सारे होते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत। ये सभी हमको देखने को मिलता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर रेल लाइन चली थी। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित होता है और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन होता है। डेट याद रखिएगा, 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको कहें हम पीडब्ल्यू पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में करता है। एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना लॉर्ड डलहौजी करता है। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरे के बीच में पहली बार बिजली से संचालित होने वाली तार सेवा का शुरुआत किया गया। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, अभी जस्ट हमने बात किया था। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया जाता है और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगा परीक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए उम्र सीमा 1823 वर्ष निर्धारित किया गया। तो डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में यानी कि जो कंपटीशन के माध्यम से है वह अधिकारियों की नियुक्ति की जाने की व्यवस्था किया जाने लगा। याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जो कि 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थान पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। वही इलाहाबाद जहाँ की प्रयागराज जिसे अब हम कहा जाने लगा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का इलाका, यानी कि जो कह सकते हैं कि UPSC वालों के लिए हिंदी माध्यम के लिए पहले जान हुआ करती थी, अब तो खैर बात बदल गया है। तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने के लिए भी प्रयास किया। तो डलहौजी ने एक हमारे यहाँ कुप्रथा था नर बलि प्रथा, उसको रोकने के लिए भी कार्य किया। तो डलहौजी के विषय में इतना बात याद रखना है। अगला है लॉर्ड कैनिंग, VVI है, जहाँ से कि क्वेश्चन पूछा जाता है। 1858 की क्रांति इसी के समय में होता है, अर्थात 1858 से 56 से लेके 1862 यानी कि 6 वर्षों का एक लंबा कालखंड रहता है लॉर्ड कैनिंग का। और यह भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। यानी कि अब जो है 1858 का जो एक्ट आएगा, इसके माध्यम से कंपनी के जो गवर्नर जनरल है उसे वायसराय कहा जाने लगेगा। ठीक, क्या हम कहें कि कंपनी के जो गवर्नर जनरल है अब उसे वायसराय कहा जाने लगेगा 1858 के एक्ट के माध्यम से। तो इस आधार से भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त होने वाला यह अंतिम गवर्नर जनरल है, जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ठीक, अगला पॉइंट, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना सन 57 की ऐतिहासिक क्रांति हुआ है। इसी विद्रोह के बाद से
प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला जाता है। तो यह सभी बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो शासन होता है वह कंपनी से होकर के ब्रिटिश के हाथों में चला जाता है। अगला पॉइंट, ब्रिटिश संसद में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पेश किया जाता है और इसी वर्ष यहाँ पे 1861 ईस्वी में ही इसे पारित भी किया जाता है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दे दिया जाता है। इसके अलावा पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त करने का भी आदेश दिया जाता है। साथ ही साथ कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना किया जाता है। 1861 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक हाई कोर्ट स्थापना किया जाता है। 1866 में आगरा में एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है और जिसे 1875 में इलाहाबाद हस्तांतरित कर दिया जाता है। इलाहाबाद कहें तो प्रयागराज, यानी कि 1866 में आगरा में एक हाई कोर्ट बनता है जिसको कि बाद में इलाहाबाद हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। अब लॉर्ड कैनिंग के समय में और भी बहुत सारा काम हुआ है, इसके देखिएगा यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध करार दिया गया, यानी कि उससे जो बच्चे पैदा होंगे वह बच्चे वैध माने जाएंगे, सत्ता के लिए योग्य माने जाएंगे। भारत में पहला कानून विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को हुआ और ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रेरणा से देखरेख में यहाँ पे संपन्न हुआ है। तो पहला जो विधवा विवाह हुआ है कलकत्ता में हुआ है, दिसंबर 1856 ईस्वी में हुआ है और इससे जो अगर बच्चा पैदा होगा उसे हम सत्ता के लिए योग्य मानेंगे, यानी कि वैध उत्तराधिकार के रूप में हम उसे कंसीडर करेंगे। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षा का सृजन किया गया जो कि स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। अगला पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को यहाँ पे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत बड़े भाग पर कंपनी का अधिकार हो गया था। ठीक, मैकाले द्वारा जो प्रारूपित दंड संहिता था 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया और 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता भी लागू कर दिया गया, जो क्रिमिनल प्रोसीजर हो उसे लागू कर दिया गया। व्यापक सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य विलय की जो नीति है उसको अब समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया और इसके तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली कहने का मतलब विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, विभिन्न विभागों की स्थापना किया गया और उससे संबंधित कार्य जो है व्यक्ति को सौंप दिया गया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने वायसराय कैनिंग की सहायता से 1861 ईस्वी में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करवाता है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम याद रखिएगा किसके समय में होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है, जो कि भारत का पहला वायसराय होता है और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायसराय। ठीक, नाम चेंज हो रहा है, काम तो सब एक ही है। अगला है हमारा लॉर्ड एल्गिन। इसे बहावी आंदोलन का दमन करता है। 1863 में धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहावी आंदोलन जो कि कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म सुधार के लिए हुआ था, इसके अलावा हम इसके बाद में देखें बात तो यह अंग्रेजी विरोधी हो जाता है, अर्थात मुस्लिम इस्लाम में जो है वह सुधार से संबंधित था, जो कि बाद में वह अंग्रेज विरोधी हो जाता है। तो बहावी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन ने 1862-63 के दरमियान किया। साथ ही साथ इसकी मृत्यु यहीं पे हो जाती है, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में, याद रखिएगा। लॉर्ड लॉरेंस यह 64 से लेके 5 साल 1869 तक के शासन करता है। 1865 में भूटान ने
ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया है। 1865 में भूटान कर देता है ब्रिटिश पर। वही आज जो निम्गे शेखर नेमग्यान वांगचुक वहाँ के जो है पीएम, वही भूटान यहाँ पे आज आक्रमण करता है 1865 में। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई और शानदार निष्क्रियता नीति कौन अपनाता है? लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस को याद रखिएगा, शानदार निष्क्रियता की नीति कौन अपनाता है? तो लॉर्ड लॉरेंस अपनाता है। किसके संबंध में? अफगानिस्तान के संबंध में। इसी के समय में उड़ीसा में 1866 ईस्वी में बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 69 के बीच में भीषण अकाल पड़ा है। तो ये जो लॉर्ड लॉरेंस है, इसके समय में उड़ीसा और बुंदेलखंड में क्या है? तो अकाल पड़ा है। हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में यहाँ पे अकाल आयोग बना है। तो अकाल आयोग की स्थापना कौन करता है? हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में कौन करता है अकाल आयोग की स्थापना? तो अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड लॉरेंस करता है हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में। इसके समय में 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई। तो जब टेलीग्राम सेवा भारत में कहेगा तो कहाँ पे होगा? यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में। लेकिन समुद्र में टेलीग्राफ सेवा का बात करेगा तो लॉर्ड लॉरेंस के समय में होगा। इस बात को याद रखिएगा। लॉर्ड लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो का कालखंड आता है और मेयो से कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा जब है, यानी कि यह जो है 3 वर्ष भारत में रहता है। साथ ही लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना करवाता है। ठीक, यह जो वायसराय है, इन्होंने 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना करता है। लॉर्ड मेयो भारत में अंग्रेजी के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कालखंड में हुआ था। एक अफगान जिसका नाम है शेर अली अफरीदी 8 फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर देता है। तो लॉर्ड मेयो की हत्या कौन करता है? एक पठान करता है। कहाँ करता है? पोर्ट ब्लेयर में करता है। इसके समय में जनगणना की शुरुआत होती है, कृषि विभाग का स्थापना करता है, मेयो कॉलेज की स्थापना करता है। यह सभी किसके काल में होता है? लॉर्ड मेयो के काल में होता है। आइए लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इसको समझिएगा। यानी कि 1872 से 76 यह जो वायसराय है, यह 4 वर्ष के लिए भारत में आता है और इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत करके मद्रास भेज देता है। तो मल्हार राव गायकवाड़ को क्या करता है? भ्रष्टाचार के आरोप में हटा देता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। कौन कहा था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसी के समय में 1873 में अमृतसर में सिंह सभा का आयोजन हुआ था और यह जो पंजाब में जो गुरुद्वारा में भ्रष्ट सिख लोग हैं, यानी कि भ्रष्ट जो महंत लोग हैं, उसको हटाने के लिए सिंह सभा का आयोजन किया गया था। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाता है और भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि होती है। याद रखिएगा वायसराय का लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला कालखंड आता है लिटन का। यह जो लिटनमा होता है, यह बहुत ही ज़्यादा चतुर होता है और इसी लिटन के काल में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को यहाँ पे लाया जाता है। देख लेते हैं। यह जो है लिटरमा एक उपन्यासकार होता है, निबंध लेखक होता है, साहित्यकार होता है। यही कारण है कि इसे साहित्य जगत में ओवन मेरिडिट के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी यूपीएससी सब जगह यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं लिटन के काल में क्या होता है। तो लिटन के काल में यहाँ पे हम देखें तो बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल आता है। यह जो लिटनमा है, इसके काल में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब भारत में क्या होता है? भयानक अकाल होता है। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की स्थापना करता है। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की रानी महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करता है और दिल्ली दरबार का यहाँ पे आयोजन करता है। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को यहाँ पे लागू कर देता है। साथ ही साथ भारतीय जो प्रेस समाचार पत्र है उस पर सेंसरशिप लागू कर देता है, प्रतिबंध लागू कर देता है। विशेषकर वह समाचार पत्र जो राष्ट्र का बात करता हो, यानी कि जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र है उस पर ये क्या करता है? सेंसरशिप लागू करने का काम करता है। अब देखिए
इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छप जाता है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग सहित उसके सारे संपत्ति को जब्त कर लेंगे। यही है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 ईस्वी में लाया गया था, लीटन के द्वारा लाया गया था। जो भारतीय हमारा प्रेस है उसको दबाने के लिए लाया गया था, राष्ट्रवादी क्रांति को दबाने के लिए लाया गया था। और ये डिसाइड करेगा कि क्या छापे क्या ना छापे, यह अंग्रेज डिसाइड करेगा। अगर उसके मन मुताबिक चीज आपने नहीं छापा तो आप पे जो है आपकी प्रेस को ही जब्त कर लेगा, सारी संपत्ति जब्त कर लेगा। एक पत्रिका है सोम प्रकाश, यह एक बंगाली भाषा का साप्ताहिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन के द्वारा किया जाता था। यानी कि इसी के अंडर में विद्याभूषण यानी कि द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संपादक थे। ठीक 15 नवंबर 1858 को यहाँ पे इसका शुरुआत करता है। ईश्वरचंद विद्यासागर भी इससे जुड़े रहते हैं। इसके अलावा मोहनदास विद्यावगीश, शिवनाथ शास्त्री कुछ समय के लिए इसका संपादन का काम करता है। तो द्वारकानाथ विद्याभूषण के अलावा सोम प्रकाश में ईश्वरचंद विद्यासागर, इसके अलावा शिवनाथ शास्त्री और मोहनलाल विद्याधीश इन सबों से जुड़े रहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोम प्रकाश काफी हिट क्वेश्चन है, साप्ताहिक बंगाली पत्रिका है और यह भारत में इसी को जो है सेंसरशिप लागू कर देता है। ठीक ना। चलिए अब है देखिए पैनियर अखबार के बारे में हम बात करते हैं। यह पैनियर अखबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का यहाँ पे समर्थन किया था। पैनियर का मतलब होता है अग्रणीय, काम भी यह वही वाला करता है, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को यह समर्थन देता है। इसी के समय में 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया जाता है, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया। इसी ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 से घटा करके 21 से घटा करके 19 कर दिया गया। इसीलिए इसको हम लिटनमा कहते हैं। काहे कहते हैं समझ में आया। इसका नाम इज्जत से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रवाद को दबाने का काम किया है, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। यानी कि प्रेस मतलब स्वतंत्र की आज़ादी, स्वतंत्रता जो हमारा है वह प्रेस की स्वतंत्रता भी हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है और वह दबाने का काम किया है। इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पे लाइसेंस रखना, यानी कि जो आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम है उसके लिए आप लाइसेंस रखिए, व्यापार करने के लिए आप लाइसेंस लीजिए। यह जो है चोटवा, यह जो है लिटनमा, यह सब जितना भी आपका काम देखिएगा दबाने वाला कौन करेगा, तो करेगा लिटनमा, करेगा कार्जनमा। तो लिटनमा, कार्जनमा, कैनिंगमा, ये सबको याद रखिएगा। ठीक ना। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनेगा, उसको ध्यान दीजिएगा। 1857 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की जो आयु थी वह 23 वर्ष था। 1859 ईस्वी में 22 वर्ष किया गया और 66 में 21 वर्ष किया गया और लिटनमा के काल में 19 वर्ष किया गया। लिटनमा के काल में 19 वर्ष किया गया। अगला, लीटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना करता है और यही फिर बाद में हम देखते हैं कि वह वहीं पे बड़ा होकर के आज जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो वहाँ पे बन जाता है। खैर याद रखिएगा, तो लीटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विद्यालय की स्थापना करता है। अब हम देखते हैं रिपन बाबा। यह जो है रिपन बाबा बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो एगो है चटवा लिटनमा हमको दबाने का काम करते हैं और बाबा रिपन हमको अच्छा काम करके देते हैं। यह भी 4 वर्ष के लिए होते हैं। लिटनमा भी 4 वर्ष के लिए था। 1876 से 80 लिटनमा का कालखंड रहता है और लॉर्ड रिपन का कालखंड 1880 से 1884 के बीच में रहता है। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया है। तो लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया है और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र को भी वही सुविधा दे दिया जो कि अन्य समाचार पत्रों को दिया जाता था। तो लिटनमा क्या करता है, सेंसरशिप एक्ट लागू करता है और रिपनमा क्या करती है, रिपन बाबा क्या करते हैं, रिपन बाबा इसको हटाने का काम करते हैं। अर्थात सभी अखबार को एक समान पटल पे ला देते हैं और सबको बराबर सुविधा देते हैं।
इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष किया गया। तो लिटनमा जो है ये गुंडा आदमी है। सिविल सेवा में अभ्यर्थियों की सीमा 19 वर्ष लिटनमा किया था और रिपन बाबा कितना कर दिए हैं, 21 वर्ष। रिपन इसी के समय में स्थानीय स्वशासन, ठीक ना, याद रखिएगा, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का बात किया गया है वह किसके समय में किया गया है, तो यह किया गया है रिपन के काल में। यानी कि जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के काल में होता है, मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया जाता है और इसी के आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बना दिए जाते हैं। इसी के समय में भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम ये नियमित जनगणना करवाया गया। तब से लेकर अब तक 10 वर्ष पर नियमित अंतराल पर जनगणना होता है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना नहीं जोड़ा गया था, यानी भाग नहीं लिया था। तो याद रखिएगा बाबू, आप जनगणना जो है अभी भी हमारे यहाँ होने वाला है। 2021 में हुआ था, 2011 में हुआ था, 2021 में होने वाला था, लेकिन जो कोरोना आ गया इसके वजह से नहीं हो पाया। अब जो है जनगणना के लिए सारा चीज जो है वह घोषणा कर दिया गया है भारत में। तो जनगणना नियमित रूप से कब से शुरुआत हुआ, तो लॉर्ड रिपन के काल से हुआ, मेयो के काल में एक बार हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में हुआ, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, केवल लगभग 20% भाग इससे छूट गए थे। रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में पहला कारखाना अधिनियम खोला गया था। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटा से अधिक कार्य करना पर मनाही था। साथ ही साथ यह एक्ट चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था। तो पहला कारखाना अधिनियम जो था वह 7 वर्षों से कम आयु के बच्चे जो हैं यह काम करने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 9 घंटा का काम था और यह चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं होता था। पहला कारखाना अधिनियम रिपन के समय में लाया गया। यहाँ पे 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने से प्रतिबंध किया गया था। 7 से 12 वर्ष का काम का घंटा 9 घंटा सीमित किया गया था और चाय, कॉफी और नील की खेती पर यह जो है एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक, प्रथम कारखाना अधिनियम जो है इस पर लागू नहीं होता है। अब देखिएगा यहाँ पे 3 फरवरी 1882 ईस्वी, बहुत इंपोर्टेंट घटना है यह, देखिए 3 फरवरी 1882 रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया जिसका नाम था हंटर आयोग, और भारत में पहला शिक्षा आयोग था। तो हंटर आयोग यह क्या था, तो पहला जो है शिक्षा से संबंधित आयोग था। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। तो हंटर आयोग में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। अगला 2 फरवरी 1883 ईस्वी को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल विधेयक लाया गया था और यहाँ पे यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेज द्वारा इस विधेयक के बिल में जो विद्रोह शुरू किया गया था उसको श्वेत विद्रोह कहा गया था। इल्बर्ट बिल विधेयक बाबू रिपन के काल में लाया गया था, 1883 में लाया गया था क्या, तो जो भी अंग्रेज यानी कि श्वेत लोग थे उसका न्याय निर्णय भारतीय जज नहीं कर सकता था। अर्थात यह अंग्रेजों के द्वारा एक प्रकार का विद्रोह था। किसके क्षेत्र में, तो कोर्ट में, अर्थात न्यायालय के क्षेत्र में यह विद्रोह यह था कि भारतीय जज हम अंग्रेजों का न्याय निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसी को लेकर के कलकत्ता में श्वेत विद्रोह हुआ था। इल्बर्ट बिल विधेयक को याद रखिएगा, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में 1883 ईस्वी में लाया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया था। पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है, तो रिपन को भारत के उद्धारक का संज्ञा दिया गया है। इतना बात को आपने याद रखना है।